5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 3 स्थानों को एक त्रासदी का दंश झेलना पड़ा। इन 3 स्थानों में उत्तराखंड का धराली गांव, वहां का सुक्की और हर्षिल, ये 3 स्थान उसमें शामिल थे। प्रारंभिक तौर पर यह माना गया कि यहां पर बादल फटने से यह घटना हुई है, लेकिन बाद में आईएमओ के द्वारा या विशेषज्ञों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि बादल फटने की वजह से यह घटना नहीं हुई, बल्कि इसके लिए GLOF को जिम्मेदार माना जा रहा है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से इस घटना के संदर्भ को लेते हुए हम समझेंगे कि वास्तव में बादल फटने के क्या निर्धारक तत्व होते हैं और साथ साथ GLOF क्या होता है। इसके अलावा इसके लिए क्या आगे की रणनीति हो सकती है, इन तमाम पक्षों पर ध्यान देंगे, इसके विषय में जानेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि IAS की आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। उत्तरकाशी हादसा क्या है कारण के अंतर्गत। तो देखिए, 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी जिले में यह घटना घटित हुई। उत्तरकाशी जिला कहाँ स्थित है? तो ये देखिए ऊपर स्थित है उत्तराखंड के, और यहीं पर अचानक बाढ़ आती है। उस बाढ़ से एक तबाही का मंजर देखने को मिलता है। उत्तरकाशी जिले की अगर बात करेंगे तो इसका निर्माण 24 फरवरी 1960 को ही हुआ था। उस समय एक तत्कालीन जिला हुआ करता था टिहरी गढ़वाल। उसी जिले की रवाई तहसील के रवाई और उत्तरकाशी परगना से इसका निर्माण किया गया था। अब इसके उत्तर में अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत स्थित है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे उत्तर में तो हिमाचल प्रदेश और साथ साथ तिब्बत की स्थिति है। और इसके अलावा पूर्व में अगर आप देखेंगे तो इसी के पूर्व में जो जिला है वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर स्थित है। यहीं पर यह घटना घटित होती है और इसके 3 स्थान प्रभावित होते हैं। इसके मुख्यालय, अगर हम बात करें कि इस जिले का नाम क्यों रखा गया उत्तरकाशी, तो इसका जो मुख्यालय है उत्तरकाशी उसका नाम है और उसी के नाम पर इस जिले का नाम उत्तरकाशी रख दिया गया। उत्तरकाशी का मतलब क्या होता है? तो उत्तर का काशी, यानी कि इसका धार्मिक महत्व भी है, यानी कि इसको उत्तर का काशी भी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि जो गांव है, जिस गांव में तबाही का मंजर देखने को मिला, उसका नाम है धराली गांव। और वो धराली गांव एक पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जब गंगोत्री की यात्रा होती है तो उस गंगोत्री की यात्रा से पहले एक ठहराव स्थल के रूप में लोग यहाँ ठहरते हैं। तो टूरिज्म यहाँ पर काफी फलता फूलता है। तो हम कह सकते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। और 8600 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो यहाँ की जो छटा है वो मनोरम है और यहाँ पर तीर्थयात्रियों के पड़ाव के दृष्टिकोण से भी ये ज्यादा है। तो लोग ज्यादा ठहरे हुए थे जिस वक्त ये घटना घटी। और इससे पहले भी अगर बात करें तो इससे पहले भी 1864 से, ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखेंगे तो 1864, इसके अलावा 2013, इसके बाद 2014 में भी इस प्रकार की घटनाएं वहां पर घटित हुई थी, जिसके लिए पहले से जो एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि यहां पर जो आबादी है उसको विस्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से वहां से यह विस्थापन न हो सका, जिसका दुष्परिणाम एक बार फिर से 2025 में 5 अगस्त को देखने को मिला है। अब यहां पर इसके दुष्परिणाम के फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ के तमाम ऐसी इमारतें जो इस नदी के किनारे बनी हुई थी, उनके अलावा यहाँ का एक प्रसिद्ध केदार महादेव का जो मंदिर था, जो कि पंच केदार की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत इसका भी महत्व था, वो भी एक प्राचीन मंदिर था। तो ये कल्प केदार, क्षमा करिएगा, जो कल्प केदार का जो मंदिर था वो मंदिर भी यहाँ पर नष्ट हो गया। तो इस तरह से एक भयावह घटना थी। इसमें काफी लोग के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा जो है काफी ज्यादा मात्रा में 50 से ज्यादा लोग लापता भी हैं। इसमें सेना के कुछ जवान भी शामिल हैं। इसके अलावा सुक्की और हर्षिल 2 अन्य स्थान थे जहां पर इस तरह की बाढ़ की घटना देखने को मिली है। ये भी प्रभावित रहे हैं। हर्षिल आप जानते हैं कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य, अपने विशाल सेब के बागों के लिए जाना जाता है और सेब के बागों को लेकर ही यहाँ पर एक वार्षिक रूप से सेबों का एक यहाँ पर उत्सव लगता है। हर्षिल इसके लिए भी जाना जाता है। और ट्रैकिंग के अलावा यहाँ पर हर्षिल आप जानते हैं कि वो प्राचीन मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और राम तेरी गंगा मैली नाम की एक बॉलीवुड में मूवी बनी थी, उसी के बाद से ये स्थान और चर्चा में आ गया था, क्योंकि उसके कुछ यहां पर शूटिंग हुई थी। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इसी की वजह से ये माना जा रहा है, एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि प्रथम दृष्टया जिसको कहा जा रहा था कि बादल फटने की वजह से ये घटना हुई है, क्लाउड बर्स्ट इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा था। लेकिन बाद में आईएमओ ने भी कहा और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट नहीं होगा, बल्कि हिमखंड के टूटने, यानी कि ग्लेशियर कोलैप्स या तो ग्लेशियल झील के फटने से यह घटना हुई होगी, ऐसा प्रतीत होता है। खीर गंगा नदी के किनारे यह घटना घटित हुई है। अब देखिए इस घटना के प्रभाव में क्या हुआ, तो जो 10 मीटर जिस नदी की चौड़ाई थी
वो घटना के बाद, उसमें बाढ़ आने के बाद उसकी चौड़ाई 30 मीटर हो जाती है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी भयावहता क्या रही होगी। इस धराली गांव का पूरा बाजार क्षेत्र कीचड़ और मलबे से पट जाता है। यहाँ पर 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि भी की गई है। 60 लोग से ज्यादा के लापता होने की बात भी कही जा रही है। अब तक लगभग 120 लोगों को बचाया भी गया है। और यहाँ पर अगर आप देखें, राहत और बचाव अभियान में सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर कार्यरत हैं। वो लगातार काम कर रही हैं लोगों को बचाने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, जो कि 23 दिसंबर 2005 को, कब, 23 दिसंबर 2005, याद रखिएगा ये तिथि। तो आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है 23 दिसंबर 2005 को पारित किया गया था और इसी के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए का गठन हुआ था। एनडीएमए, तो याद रखिएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था। इसी तरह से एनडीएमए की अगर बात की जाए तो इसके गठन के बाद से ही इसके अध्यक्ष को ध्यान रखिएगा। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और इसी तरह से प्रत्येक राज्य में भी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी होता है और उसका नेतृत्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। तो यहां पर फिलहाल उसी के अंतर्गत आप देखेंगे, एसडीएमए के अंतर्गत ही जो एसडीआरएफ की टीमें होती हैं यहां पर सक्रिय हैं। अब देखिए, पहले 3 घंटों में ही सेना के 20 लोगों को बचाया गया है। खीरगंगा और हर्षिल हेलीपैड क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। हर्षिल हेलीपैड जहां पर लोग उतरते हैं, वो हेलीपैड भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि यहाँ पर राहत कैंप लगाए गए हैं, अस्पताल में लोगों को ले जाया गया है, घायल लोगों के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ट्रैकिंग परमिट जो है अगली सूचना तक निरस्त कर दी गई है। लेकिन फिलहाल इन सारी घटनाओं के बाद ये सबक मिलता है कि जो नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है उसके आसपास जो बसावट है वो कहीं ना कहीं मानव के द्वारा की गई एक गलती है। पूर्व में दी गई जो चेतावनियां थी, चाहे वो 1864 की थी, चाहे वो 2013 की थी या 2014 की थी, अगर उन चेतावनियों पर अमल किया गया होता तो ये घटना जो घटी है इसकी विनाश लीला इस तरह से देखने को नहीं मिलती। अब देखिए, यहां पर संभावित कारणों की अगर बात करें तो यहां संभावित कारणों के अंतर्गत जो 3 कारण थे उन तीनों कारणों को हम समझेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्लाउड ब्रस्ट के कारण ही ये घटना हुई, लेकिन बादल फटना होता क्या है उसको हम समझेंगे और साथ ही जीएलओएफ की घटना क्या होती है इसको भी समझेंगे। तो देखिए, बादल फटने की अगर जब बात की जाती है, बादल फटने का मतलब क्या होता है? बादल फटने का मतलब ये होता है कि किसी एक स्थान पर, स्थानीय स्तर पर, लेकिन तीव्र वर्षा की गतिविधियां हैं, मतलब कम स्थान होगा और वहां पर अचानक बहुत तेज वर्षा होती है। छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में जब बहुत भारी वर्षा होती है, कम अवधि में, मतलब कम टाइम में ही बहुत ज्यादा वहां पर पानी गिरता है, बहुत भारी वर्षा की, तो इसको हम क्या कहते हैं? बादल फटना। लेकिन ज्यादा वर्षा हो रही है लगातार तो उसको बादल फटना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसका कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। अब सवाल ये उठता है, आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि बादल फटने की वजह से विज्ञान इतना आगे है, क्या इस घटना का पता नहीं लगाया जा सकता था? तो देखिए, पूर्वानुमान जो होता है वो हल्की या भारी बारिश होगी, हल्की बारिश होगी या भारी बारिश होगी, इसका लगाया जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि मौसम वैज्ञानिक ये अनुमान नहीं लगा सकते कि किस स्थान पर ज्यादा भारी बारिश होगी, किस स्थान पर कम बारिश होगी, यानी कि कितनी वर्षा होने की संभावना है, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हल्की बारिश होगी कि भारी बारिश होगी यह अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अब बता दिया गया उसके लिए एक इकाई होती है। मान लीजिए इतना बड़ा एरिया है, इस जिले में यहां बता दिया जाए कि यहां पर हल्की बारिश होने की संभावना है या भारी बारिश होने की संभावना है, लेकिन अब ये पर्टिकुलर बताना कि इस पूरे स्थान में यहां पर पर्टिकुलरली इतनी तेज बारिश होगी, ऐसा बताना अभी संभव नहीं है। इस तरह के पूर्वानुमान में हम कह सकते हैं थोड़े से अभी हम पिछड़े हैं। अब इसके लिए मौसम, अब देखिए, पूर्वानुमान ऐसा नहीं है कि सैद्धांतिक रूप से बहुत छोटे क्षेत्र में भी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है? जरूरत है मौसम उपकरणों के एक सघन नेटवर्क की, यानी कि जो मौसम संबंधी उपकरण है उनका इतना घना जाल हो कि हम छोटे से छोटे क्षेत्र को भी कंप्यूटिंग क्षमताओं के साथ साथ पता कर सकते हैं। लेकिन वो अभी उतना डेवलप हम नहीं कर सके हैं इन क्षेत्रों को। तो इस लिहाज से ये अभी की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में कहना कि किसी सीमित क्षेत्र में इतनी भारी वर्षा होगी, बताना अभी कठिन है। अब देखिए, बादल फटने की अगर परिभाषा को देखें तो परिभाषा के अंतर्गत आप देखेंगे लगभग 10 वर्ग किलोमीटर की अगर बात कर लें, यानी कि कोई ऐसा एरिया 10 गुणे 10 वर्ग किलोमीटर में अगर 1 घंटे में ही 10 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है या उससे ज्यादा हो जाती है तो ये कहा जाएगा कि यहां पर बादल फट गया है। साथ ही साथ अगर आधे घंटे में, 1 घंटे में आपने क्या किया, 10
सेंटीमीटर वर्षा कितने एरिया में, तो 10 गुणे 10 के एरिया में। अगर मान लीजिए 30 मिनट से बरसात हुई तो 5 सेंटीमीटर ही अगर हो गया तो भी हम कहेंगे कि यहां पर बादल फट गया है। इसका मतलब यह हुआ कि हम 1 घंटे में अगर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये देखें कि वर्षा 10 सेंटीमीटर होती है या 30 मिनट्स अगर बारिश हुई है तो 5 सेंटीमीटर ही वर्षा होगी, तो ऐसा कहा जाएगा कि इस समय बादल फटने की श्रेणी में इसको रख लिया जाएगा। अब लेकिन यहां पर कंडीशन क्या थी, शुरुआत में तो यह कहा गया कि यहां पर बादल फटा, लेकिन यहां पर आईएमडी ने कहा, भारत मौसम विज्ञान ने कहा कि जो हर्षिल था वहां पर बरसात कितनी हुई है, 6.5 मिलीमीटर, और साथ ही साथ कुल 24 घंटे में 9 मिलीमीटर, और वहीं भटवाड़ी में 11 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो ये क्लाउड बर्स्ट का जो लेवल है उस लेवल से काफी कम है, इसलिए ये कहना कि बादल फटने की वजह से यह घटना हुई है, यह उचित नहीं है। अब दूसरी बात आती है ग्लेशियल झील का फटना, यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जिसको कहते हैं, जिसको GLOF हम शॉर्ट में आगे बोलेंगे। तो आप समझ जाइएगा GLOF बोलने का मतलब ही है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये क्या होता है, तो देखिए होता यह है, ये भी 2 तरह का होता है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, तो जो हिमनद होते हैं, हिमनद के पिघलने से, यानी कि आप जो पर्वत होता है, पर्वत के ऊपर ऊपरी हिस्सा क्या होता है, बहुत ऊंचाई पर जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है, तापमान कम होता है, तो यहाँ पर हिम जमा हुआ होता है। अब इस हिम के पिघलने से ये जब हिमानियां नीचे की तरफ सरकती हैं तो सरकने की वजह से ये थोड़ा गड्ढे जैसा संरचना यहाँ पर बना लेती हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, इस तरह का एक पर्वत और होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये गड्ढा जो है, इसमें ये हिम जो है, ये तमाम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या हमारे मानव जनित हस्तक्षेप की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की घटना आप देख ही रहे हैं, इसका परिणाम वैश्विक तापमान है, और वैश्विक तापमान के परिणाम स्वरूप ये क्या होगा, ये जो होगा, जो बर्फ होगी ये पिघलेगी, और ये पिघल के धीरे धीरे यहाँ पर एक झील का रूप ले लेती है। यानी कि ऊंचाई पर अगर ये झील स्थित होगी तो उसको हम कहते हैं मोरेन डैम्ड लेक, यानी कि ग्लेशियल झील का फटना जो होता है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो होता है, GLOF जो होता है, इसको मूल रूप से हम 2 श्रेणी में बांट कर देख सकते हैं। एक होता है सुप्रा ग्लेशियल झील और दूसरा होता है हिमोड़ बंधित झील या मोरेन डैम्ड लेक। मोरेन डैम्ड लेक उसको कहेंगे जो ऊंचाई पर बनेगा, 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर, और साथ साथ सुप्रा ग्लेशियल झील उसको कहेंगे कि जो कि पर्वतों की सतह पर बनता है। यहां पर ज्यादा खतरनाक कौन है, तो मोरेन डैम्ड लेक जो है, जो कि 4500 मीटर से ऊपर बनता है, वहां पर ये कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर ऊपर अगर ये झील का रूप ले लेगा, चारों तरफ से जो पर्वत होंगे वो क्या बना देंगे, इसको एक बांध के रूप में, यानी कि बहुत ऊंचाई पर ये पानी इकट्ठा हो गया है। अब ये पानी जो है यहां से कभी भी अगर नीचे जाएगा तो वो नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी विनाश लीला बहुत व्यापक हो जाएगी, क्योंकि जब वो पानी नीचे जाएगा तो अपने साथ वो गाद ले जाएगा, कंकड़ ले जाएगा, पत्थर ले जाएगा, और साथ में चूंकि ऊपर से नीचे आने में वेग, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और जैसे जैसे मलबे को लेकर जाएगा उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, और नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी जो क्षमता है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि रास्ते में पड़ने वाली बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों को भी वो बहा कर ले जाएगी, और लगातार उसकी शक्ति बढ़ती जाती है जब तक ये ढलान जो है आपको इसको मिलेगी। तो जो ढलान है वही इसको ताकत प्रदान करती है। तो बेसिकली अगर यहां पर देखें तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहता है कि 28,000 हिमनद झीलें भारत में हैं, और यहां पर अधिकांश 4500 मीटर से ऊपर है, यानी कि जो इस प्रकार की ऊपर की झीलें हैं उसमें भी कुछ ऐसी होंगी जो बहुत खतरनाक होंगी। तो हिमनद झील बेसिकली हिमनद बर्फ के पिघलने से निर्मित एक जल निकाय होता है, और आमतौर पर हिमनदों द्वारा उनके संचलन के दौरान जो गड्ढे या बेसिन बना दिए जाते हैं उसी में निर्मित होता है, जो बात यहां पर मैंने आपको बताई है। अब देखिए यहां पर जो GLOF है उस ये बेसिकली क्यों नुकसानदायक है, इस चित्र में और स्पष्ट है। देखिए ये ग्लेशियर है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्लेशियर है, और यहां पर इस ग्लेशियर के पिघलने की वजह से यहां पर बन गई है एक झील, और यहां पर इस झील में चूंकि ये ग्लेशियर की गति के कारण ही ये गड्ढे जैसा बन जाता है, और इस ग्लेशियर के पिघलने से यहां पर ये झील का रूप ले लिया। अब इसमें इस झील में पानी पूरा भरा हुआ है, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर ये दीवार कमजोर हो गई, अगर इसमें किसी भी प्रकार का भ्रंशन हुआ, किसी भी प्रकार की इसमें छेड़छाड़ एक्टिविटी हुई, तो ये पानी क्या होगा, ये पानी अगर यहां से ऊंचाई से नीचे आया तो नीचे बढ़ते बढ़ते अगर बल्क में आया तो विनाश लीला अपनी दिखाएगा। तो बेसिकली GLOF जो है वो बांध की विफलता के कारण, यानी इसको ये जो बांध बना हुआ है पर्वतों के माध्यम से ही ये रोके हुए हैं, लेकिन अगर किसी वजह से लैंडस्लाइड ही हो गए, यहाँ की जमीन ही खिसक गई, तो क्या होगा, एक बहुत भारी मात्रा में पानी नीचे की तरफ आएगा,
और बांध से पानी निकलने लगेगा। यह अचानक भी हो सकता है, चक्रीय रिसाव भी हो सकता है, तीव्र गति से घंटों तक भी पानी निकल सकता है, कई दिन तक निकल सकता है। नदी में बड़ी मात्रा में जल का रिसाव हो सकता है और जितना ज्यादा होगा उसकी विनाश लीला उतनी ज्यादा होगी। प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण यह है कि कम समय में बर्फ का अचानक खिसकना। अब मान लीजिए कि लगातार यहां से कोई बड़ा सा यहां से ग्लेशियर जो है उसका टुकड़ा ही टूट के इसमें गिर जाता है, फिर क्या होगा? फिर तो ये पूरा का पूरा पानी ही बाहर आ जाएगा। तो ऐसी दशा में ये बहुत विनाश लीला इसकी व्यापक होगी। जैसे उदाहरण के लिए गिल्की ग्लेशियर अलास्का में जो है इसी प्रकार की घटना हुई थी, एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका टूट के गिल्की ग्लेशियर का जो है अलास्का में गिरा था। इसके अलावा हिमोड़ बांध अस्थिरता, यानी कि जो चारों तरफ से उसको हिमोड़ ने रोक रखा है, अगर वो कमजोर होकर टूट के गिरता है, उसकी परत ही दीवार ही गिर जाती है, तो इसका मतलब कि पानी नीचे की तरफ चला जाएगा। जैसा ऐसी घटना कहां हुई थी? तो दक्षिणी लोनाक जीएलओएफ सिक्किम में ऐसी घटना देखने को मिली थी। इसके अलावा बर्फ बांध की विफलता, बर्फ अगर ग्लेशियर ही है उससे जो बांध बना हुआ है, मान लीजिए ताप की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, या पानी के प्रेशर की वजह से, या आंतरिक पिघलने के ही कारण ओवरफ्लो हो गया, तो इसकी वजह से यह घटना हो सकती है। कहीं इस प्रकार की भूकंपीय गतिविधि वहां पर अगर देखने को मिल जाए तो इसकी वजह से हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो विवर्तनिक हलचलें होती हैं अगर वहां पर हो गई तो वो जो इकट्ठा पानी है वो पूरा का पूरा पानी नीचे की तरफ जाएगा। इसके अलावा मानवीय गतिविधियां भी जिम्मेदार है। जैसे हमने नदियों के मार्ग में जो अनियमित शहरीकरण कर रखा है, लगातार वृक्षों का जो हम कटाव कर रहे हैं, वृक्षों की वजह से जो मिट्टी है पर्वतों की, जो उनका क्षेत्र है उसकी पकड़ कमजोर हुई है। अतार्किक रूप से जो खनन हमने पर्वतों में किया है, वनों की कटाई, जल विद्युत परियोजनाओं की वजह से, या ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन कर रहे हैं, लगातार जो बेतरतीबवार जो गाड़ियों का जत्था पर्वतों में जाता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पर्वतों का जो दोहन है वो मानवीय गतिविधियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं से। अब जल निकासी पैटर्न और ढलान की स्थिरता को ये बदल सकती है। इसका मतलब यह है कि जब कहीं से भी जल निकलता है तो उसका एक पैटर्न बना हुआ है, कि एक रास्ता बना हुआ है। आपने जो वीडियो अगर इसके देखे होंगे इस घटना के, तो आपने देखा होगा कि जो पैटर्न बना हुआ है, जब उसका मलबा नीचे आता है तो वो उस पैटर्न को फॉलो न करते हुए उसको तोड़ के दूसरी तरफ एक नया पैटर्न बना देता है, क्योंकि उसकी शक्ति, उसका मलबा, उसका जो संचय का जो पानी और उसके साथ मलबे जो थे इतने ज्यादा थे कि उस पैटर्न को उसने फॉलो नहीं किया और उसने तोड़ के एक नया पैटर्न बना दिया। तो जल निकासी का जो पैटर्न था और ढलान की जो स्थिरता थी वो भी बदल सकती है। और जब ये पानी सूखेगा, जब ये मलबे बैठेंगे, तो हो सकता है आपको एक नया पैटर्न देखने को मिल जाए। इसीलिए जो इस तरह की नदियां हैं उसके आसपास के क्षेत्र में जो इस तरह के अतिक्रमण है उनसे बचने की बार बार बात कही जाती है। अब यहां पर देखिए, जीएलओएफ प्रबंधन के लिए एनडीएमए ने कुछ दिशा निर्देश भी दिए थे और उस पर बात भी कही गई थी। एक नजर उस पर भी डालते हैं। तो देखिए, एनडीएमए ने 6 उच्च जोखिम वाली झीलों की पहचान की थी। ये बताया था कि ये जो झीलें बनी हुई हैं हाइट पर हैं और ये बहुत ज्यादा इसमें हाई रिस्क है, तो उसकी पहचान इसने की थी। और ये बताया गया था कि इसके जोखिम का आकलन भी इसने किया और ये कहा कि इसके लिए रिस्क असेसमेंट किया जाए और मिटिगेशन प्लान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किए जाए। इसके अलावा सीडब्ल्यूसी यानी जो केंद्रीय जल आयोग है, उसने कहा कि जो भी पुराने और नए बांध हैं उसकी डिजाइन की एक बार समीक्षा की जाएगी। ये सारी बात कहां कही गई? तो एनडीएमए के गाइडलाइन में कही गई। फिर नए बांधों के लिए कहा गया, अगर नए बांध बनने हैं तो ये देखना है कि कहीं जीएलओएफ जो झील है उसके रास्ते में तो नहीं पड़ रहे हैं, तो इसका अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया। और साथ ही साथ जितने ऐसे प्रदेश हैं भारतवर्ष के अंतर्गत, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल है, वहां पर जीएलओएफ के लिए, उसके रिस्क असेसमेंट के लिए, उसके मिटिगेशन प्लान के लिए कुछ स्तरीय कमेटी से मंजूरी मिली है। यानी कि इनके लिए कुछ स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी और वो इसके लिए काम करेगी। तो ये इस पर एनडीएमए के दिशा निर्देश भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें आगे की राह क्या हो सकती है। देखिए, भूस्खलन जो होता है, बेसिकली भूस्खलन चट्टाल, मलबे या मिट्टी के जो द्रव्यमान है वो ढलान के नीचे खिसकने से ये घटना जैसे जैसे नीचे पहुंचती है वैसे वैसे विनाश लीला बढ़ती है, आप जानते हैं। और साथ ही साथ ये भी आप जानिए कि जो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो दुनिया के 5 शीर्ष भूस्खलन प्रवण देश हैं जहां पर भूस्खलन की घटना ज्यादा होती है, उन 5 शीर्ष देशों में भारतवर्ष भी शामिल है। तो भारतवर्ष को अगर हम बात करें तो 100 वर्ग किलोमीटर में कम से कम एक मौत भूस्खलन के कारण होती है। तो हमें तो इस दिशा में और ज्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए। तो आगे की राह पर हमें तो और ज्यादा गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तो यहां पर देखिए, इसकी शमन की रणनीतियों की खोज करने की दिशा में हमें क्या करना चाहिए, आगे की राह क्या है, यानी इन चीजों को कैसे समाप्त करें, इसके विषय में सोचने की आवश्यकता है।
तो देखिए यहाँ पर एक तो जो संरचनात्मक उपाय है उसको भी करने की जरूरत है। संरचनात्मक उपाय का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि जो आपने देख लिया कि ये वाली झील जो है ये हाइट पर भी है, यहाँ के पानी से खतरा हो सकता है, उसको अगर चिन्हित किया गया, जैसा एनडीएमए की गाइडलाइन में 6 झीलों की बात की गई है, तो उन झीलों से धीरे धीरे आप पानी निकालें ताकि पहले ही उस घटना के होने का आप इंतजार न करें। जैसे सिक्किम में एक झील को सुरक्षित रखने के लिए जो साइफन पाइप है उसका उपयोग किया गया और पहले ही साइफन पाइप से धीरे धीरे पानी को निकाला गया, जिससे कि अचानक बाढ़ की कंडीशन वहां पर नहीं आई। तो इस तरह के उपाय यहां पर पहले से ही हम कर सकते हैं और इसके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दे, एक ढांचा विकसित कर दे कि ये चीजें वहां पर भविष्य में खतरा न पहुंचाए। ये तो संरचनात्मक बात होगी। दूसरा, गैर संरचनात्मक उपाय में क्या कर सकते हैं? तो गैर संरचनात्मक उपाय में सबसे बड़ी जो पहली चीज है वो तो है लोगों में अवेयरनेस, कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं, इस तरह की आपदा के लिए हमेशा तैयार रहें। और साथ ही साथ जो स्थानीय चेतावनी प्रणाली है उसको हम ज्यादा से ज्यादा एडवांस बनाएं। उपग्रह आधारित जो निगरानी प्रणाली है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग जो है, उसको जीआईएस के साथ और रिमोट सेंसिंग तकनीकी के साथ अगर हम इंटीग्रेट कर दें, मिला दें, तो एक रियल टाइम डेटा पर आधारित चेतावनी प्रणाली इस तरह की विकसित की जाए कि बहुत जल्दी लोगों तक सूचना पहुंचाई जा सके। अगर सूचना का तंत्र मजबूत होगा तो ऊपर कोई घटित अगर घटना है तो उसकी सूचना उसके नीचे आने वाले लोगों को अगर तुरंत मिल जाएगी, तो ये जरूरी हो सकता है कि उस समय तक लोगों को विस्थापित कर दिया जाए और इस घटना का वो प्रभाव नीचे तक दिखाई ना दे। जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, समुदाय आधारित तैयारियां की जाए। और बार बार ये कहा जाता है कि जो बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम में पहाड़ों पर अगर आप जाते हैं तो एहतियात आपको मालूम होना चाहिए, क्या क्या वो जागरूकता है वो सबको पता होना चाहिए। और टूरिस्ट जो गतिविधियां हैं विशेष तौर पर उनको जागरूकता अभियान की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्थानीय लोगों को जरूरत है। इसके अलावा निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को उन्नत करना, जिसकी अभी बात की गई है, इसमें एआई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर सहयोग और रणनीतिक विकास की भी बात की जाती है, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो गए, चाहे वो आप कह सकते हैं कि नीति निर्माता हो गए, चाहे वो स्थानीय समुदाय हो गए, इन सभी के लोगों को एक साथ इंटीग्रेट करके सबके अनुभवों से एक रणनीति का विकास करने की जरूरत है। तकनीकी विशेषज्ञता और क्षमता निर्माण, यानी कि जो तकनीकी है उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उसके लिए आर&डी करने की और जरूरत है। एक्सपर्ट्स ज्यादा से ज्यादा लोग हो सकें और साथ साथ वैज्ञानिक शोध और केस स्टडीज की मदद से हम ये देख सकते हैं कि पुरानी जो घटनाएं हैं उसके लिहाज से हम केस स्टडीज करें और देखें कि क्या क्या वो चूक हुई थी जिसको सुधारा जा सकता है, जिसकी वजह से और बेहतर चीजें हो सकती हैं। तो देखिए चमोली की जो त्रासदी थी 2021 के बाद, वहां पर आपने देखा कि इसरो और एनडीएमए उसने सैटेलाइट डेटा के जरिए संवेदनशील झीलों की सूची बनाना शुरू किया। तो इस तरह से हम चीजों को इंटीग्रेट करके भी सबक ले सकते हैं, आर&डी को बढ़ा सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिससे कि हम आगे इस तरह की घटनाओं से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। और सबसे प्रमुख बात यह है कि जो विशेष तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जो पहले से ही संवेदनशील घोषित किए जा चुके हैं, वहां पर अतिक्रमण करने से बचें। इसके लिए एक कड़ी पॉलिसी की आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए है। हम प्रकृति का दोहन करने के चक्कर में इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि अंत में वो प्रकृति हमारे लिए ही जानलेवा हो जाती है। क्योंकि अभी इस वीडियो में आपने देखा होगा कि जितने मकान, जितने होटल्स बने थे, उस छोटे से एरिया में लगभग 25 होटल्स तबाह हो गए हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे घर तबाह हो गए हैं, जबकि 10 से 30 मीटर हुई इस नदी का ही ये परिणाम है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अतिक्रमण से बचा जाए। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पारित किया गया था? विकल्प आपके सामने है। 15 अगस्त 2004, 23 दिसंबर 2005, 2 अक्टूबर 2003 या 1 जनवरी 2006। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।